एंडोमेट्रियल कैंसर का प्री मेनोपॉजल में कितना रिस्क होता है? 20% ऑफ द केसेस अकर इन द प्री मेनोपॉजल वेमेन। 10 टीचर्स में 25% है और जबकि ड्यू हर्ट्स में 20% है। और इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं? डायबिटीज़ वाली पेशेंट्स में हम क्यों कहते हैं ये रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर? क्योंकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रोमोट्स सेल प्रोलिफरेशन। तो ये एक वाइवा क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा जो है इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? उसमें एज है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, इसके अलावा अनअपोज एस्ट्रोजन थेरेपी है, टमोक्सिफेन थेरेपी है, एचआरटी है। इसके अलावा जो हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, एंडोमेट्रियल ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो जिनमें मैलिग्नेंसी की हिस्ट्री होगी उनमें भी रिस्क होता है एंडोमेट्रियल कैंसर का भी साथ में। तो इनका जो एज होती है प्रेजेंटेशन की वो ओवर 50 ईयर्स ऑफ एज, इनका जो हाईएस्ट इंसिडेंस होता है एज का वो ओवर 50 ईयर्स ऑफ एज होता है। इसके अलावा कह रहे हैं कि जिनके अंदर हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर होता है या लिंच टाइप 2 सिंड्रोम होगा, दिस इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन और मेनली एसोसिएट कार्य होती है प्राइमरी मैलिग्नेंसी, इसमें कोलोरेक्टल कोलोनिक कार्सिनोमा होता है जिसके साथ बाकी कैंसर्स भी एसोसिएट कार्य होते हैं। 40 और ये डेवलपिंग किस वीमेन में डेवलप होती है अंडर द एज ऑफ 40 ईयर्स, जो टाइप 2 लिंच सिंड्रोम होता है या फिर हेरिडिटी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। अच्छा, इसमें होता क्या है कि इसमें MSH2 या MLH1 जो जीन्स होती है उसमें म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है, और इसमें 40% रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर होता है और 12% रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर होता है। तो जिनमें ये हिस्ट्री आती है उनमें प्रोफाइलेक्टिकली सर्जरी कर देनी चाहिए, और लेकिन इसमें कोई कन्फर्म्ड रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा आप उसमें एनुअल स्कैन्स या एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करके फॉलोअप में भी रख सकते हो, उनमें कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दे सकते हो, उनमें सर्जरी भी कर सकते हो। लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप उनमें सर्जरी परफॉर्म कर लो जिसमें उसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होता है कि हो सकता है मेरे अंदर ये नेक्स्ट जाके कैंसर डेवलप हो जाए, तो वो एक रिस्क उसके अंदर ख़त्म हो जाएगा अब अगर आप उसकी पहले ही सर्जरी परफॉर्म कर देते हो तो, अगर उनकी फैमिली कंप्लीट है, सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए। इसके बाद रिस्क फैक्टर्स एंडोमेट्रियल कैंसर की हमने डिस्कस कर ली है। नली पैरिटी भी इसमें इंक्लूडेड है, PCOS इंक्लूडेड है, ठीक है, और इसके बाद पोस्ट मेनोपॉजल जो वीमेंस होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। तो ओवरऑल अगर हम देखें रिस्क फैक्टर्स तो उसमें एज है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और अनअपोज एस्ट्रोजन थेरेपी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, नली पैरिटी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, टमोक्सिफेन यूज़, ब्रेस्ट कैंसर, पोस्ट मेनोपॉजल एज, हेरिडिटी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स में। नली पैरिटी में क्या होता है कि उसमें मेंस्ट्रुएशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेट करेगी, उतनी ज़्यादा शेडिंग होगी, तो उतना ज़्यादा रिस्क ऑफ उसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट सेल्स के अंदर और माइटोसिस हो सकती है। इसके अलावा ओबेसिटी में क्या होता है कि पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन टू एस्ट्रोजन ज़्यादा हो रही होती है, तो इंक्रीज एस्ट्रोजन होगा तो इंक्रीज सेलुलर प्रोलिफरेशन होगी एंडोमेट्रियम के अंदर। तो ओबेसिटी कितने परसेंट इसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती है? 30% ऑफ द कैंसर्स इन ह्यूमंस ओबेसिटी कंट्रीब्यूट कर रही होती है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो है वो एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होती है नॉर्मल सेल्स की, एंड एटिपिकल हाइपरप्लेजिया इज एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। इसमें जो है गायनकोलॉजी ऑन्कोलॉजी ग्रुप स्टडी हुई थी USA में 348 वुमेंस के ऊपर, और उसमें एटिपिकल हाइपरप्लेजिया के साथ उन्होंने देखा था कितना रिस्क है मैलिग्नेंसी का, तो वो 46.8% ऑफ द केसेस उनमें रिस्क था मैलिग्नेंसी का विद एटिपिकल हाइपरप्लेजिया। और सिमिलर डाटा जो है वो UK से इकट्ठा किया गया था और उसमें उन्होंने देखा था कि रिस्क 45.9 है। तो ओवरऑल 45.9 या 46.8 जो है वो रिस्क है ऑफ डेवलपिंग एंडोमेट्रियल कैंसर विद एटिपिकल हाइपरप्लेजिया। दस इट मे बी प्रेफरेबल टू consider these patients as having endometrial cancer and expedite surgery, यानी विद एटिपिकल है तो फिर तो आपने इसमें सर्जरी डेफिनेटिव मैनेजमेंट है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है? एंडोमेट्रियल कैंसर की पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ आ सकती है पेशेंट, और 10% ऑफ द केसेस इनके अंदर जो है ना एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, PMB के साथ ही आती हैं। इसके अलावा वो डिफरेंट प्रेजेंटेशन उसकी हो सकती है, वो इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ भी आ सकती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकती हैं, और लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया या ब्लड मिक्स वैजाइनल डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ ये प्रेजेंट करेंगी। और नेक्स्ट जो है इसमें आपने जो है ना आउट पेशेंट सैम्पलिंग भी कर सकते हो, पाइपल परफॉर्म कर सकते हो, और इसके अलावा इसमें आप हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी भी ले सकते हो और डायलेटेशन कैरेटाज भी परफॉर्म कर सकते हो। जो इन्होंने कट ऑफ बताया एंडोमेट्रियल थिकनेस का 5 mm शुड अंडरगो सैम्पलिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, हाउएवर मे यूज़ कट ऑफ 4 mm एज वेल। तो नेक्स्ट हम गाइडलाइन भी डिस्कस कर लेंगे।
पाइबल में ये फ़ायदा है कि उसमें जनरल एनेस्थेटिक नहीं देना पड़ता, आउट पेशेंट प्रोसीजर है और जल्दी पेशेंट घर भी चला जाता है, कोई स्टे नहीं होता इन हॉस्पिटल। एबनॉर्मल ब्लीडिंग इन द प्री मेनोपॉजल वीमेन, पार्टिकुलरली इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन वीमेन ओवर द एज ऑफ 45, इनमें भी आपने एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करनी है। ठीक है, ब्लीडिंग है, साथ में एज ग्रेटर दैन 45 है, तो इनमें भी अपनी सैम्पलिंग करनी है। इट इज़ मैंशनड इन ड्यू हर्ट्स। अच्छा, बाकी टाइप्स क्या होती हैं इसमें? टाइप 1 होते हैं, टाइप 2 होते हैं। टाइप 1 प्री मेनोपॉजल या पेरी मेनोपॉजल एज ग्रुप में होते हैं। हिस्ट्री ऑफ अनअपोज एस्ट्रोजन एक्सपोजर होता है इनमें। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा, मिनिमली इन्वेसिव होते हैं, लो ग्रेड एंडोमेट्रॉइड टाइप है और गुड प्रोग्नोसिस है। टाइप 2 जो है पोस्ट मेनोपॉजल में होते हैं, नॉट एसोसिएटेड विद एस्ट्रोजन थेरेपी, हाई ग्रेड होते हैं, पुअर प्रोग्नोसिस होती है इनकी। ठीक है, स्पेशली जो सीरस है ये क्लियर सेल में होते हैं। अच्छा, हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स की बात करें, हिस्टोलॉजिकल तो उसमें एंडोमेट्रॉइड एडिनोकार्सिनोमा 50 to 60% केसेस में देखा गया है। एडिनोस्क्वेमस 6 to 8% होता है। सीरस पेपिलरी 18%, सार्कोमास या लियोमायोसार्कोमास 3 to 5% हैं। कार्सिनोसार्कोमास 2 to 3% है और क्लियर सेल 1 to 6% है। जो सीरस होते हैं ये क्लियर सेल ये हाई ग्रेड होते हैं और इनमें आपने एड्यूवेंट रेडियो देनी होती है साथ में। अच्छा, नेक्स्ट इनमें जो है स्प्रेड अगर आप देख रहे होते हो तो समटाइम्स एक्सरे के ऊपर आपको इसके मैट्स मिलेंगे जिनको हम कैनन बॉल मैट्स बोलते हैं। ठीक है जी, और मैनेजमेंट कैसे करते हैं? एक तो हमें इसकी स्टेजिंग पता होनी चाहिए, फीकोस के अकॉर्डिंग हम मैनेज भी करेंगे पेशेंट को। स्टेजिंग इसमें क्या है कि इसमें हम क्लिनिकल स्टेजिंग भी करते हैं। ठीक है, रेडियोलॉजिकल हेल्प भी इसमें ले लेते हैं कितना स्प्रेड है और बाकी हम पार ऑपरेटिव भी देख लेते हैं। तो इसमें जो फीको स्टेजिंग है, स्टेज 1A जो है लेस दैन 50% मायोमीट्रियल इन्वॉल्वमेंट होती है, इट इज़ कन्फाइंड टू द यूट्रस। 1B अगेन कन्फाइंड टू द यूट्रस एंड ग्रेटर दैन 50% मायोमीट्रियल इन्वॉल्वमेंट होगी और इस स्टेज में ओवरऑल सर्वाइवल 80 to 90% है। स्टेज 2 सर्वाइकल स्ट्रोमा इन्वॉल्वमेंट होगी, स्टेज 2 में सर्वाइकल स्ट्रोमा इन्वॉल्व होगा, इसका सर्वाइवल 60 to 70% है, 5 ईयर सर्वाइवल। स्टेज 3 जो है लोको रीजनल स्प्रेड होता है। 3A ट्यूमर इन्वेड सिरोजा एंड एडेक्सा। 3B वेजाइनल और पैरामीट्रल इन्वॉल्वमेंट एंड 3C में लिम्फ नोड्स होते हैं जिसमें 3C1 पेल्विक नोड्स होंगे और 3C2 पैरालिटिक नोड्स हैं। इसमें सर्वाइवल 50 to 60% है। 4 जो स्टेज है उसमें डिस्टेंट मेट्स होते हैं। 4A ट्यूमर इन्वॉल्विंग द ब्लैडर एंड बोवल मिकोजा एंड 4B में डिस्टेंट मेट्स इन्वॉल्विंग द एब्डोमिनल मेट्स एंड इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स। इसका सर्वाइवल जो है 5 ईयर 10 to 20% है। अच्छा, मैनेजमेंट में हम साथ में हम हेल्प आउट करने के लिए एक्सरेज करा लेंगे पेशेंट का या CT चेस्ट करा लेते हैं। MRI CT ये हमें क्या करेगा, एक्स्ट्रा यूट्राइन डिजीज़ को बताएगा ताकि रोल ऑफ हम देखें कि इसमें किस हद तक सर्जरी का रोल है या पॉजिटिव रोल प्ले करेगी सर्जरी, तो उसको हेल्प आउट करने के लिए हम साथ में इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं। इसके अलावा सिस्टोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी एक्सटेंट देखने के लिए कोई रेक्टम को इन्वॉल्व तो नहीं कर रहा, कोलन को इन्वॉल्व कर रहा है या कोई कोलोरेक्टल कैंसर के साथ एसोसिएशन तो नहीं है इसकी। साथ में हम इवैल्यूएशन अंडर एनेस्थीसिया भी कर लेते हैं क्लिनिकल स्टेजिंग के लिए कि वो किस हद तक स्प्रेड किया हुआ है, उसे सर्विक्स को इन्वॉल्व किया हुआ है या नहीं, पैरामीट्रल इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। साथ में जो है फॉर्निसिस को हम पेल्पेट कर लेते हैं। ठीक है, इंडोरेटेड फॉर्निसिस का नोड्यूल्स वगैरह तो नहीं है। ठीक है, सर्विक्स सॉफ्ट है या हार्डन तो नहीं हुआ है, सर्विक्स के ऊपर कोई ग्रोथ तो नहीं है जो प्रोड्यूस करी है एंडोमेट्रियम से, तो आप उस हवाले से उसको देख लेते हैं नेक्सस क्लियर है या नहीं। नोटेबली एंडोमेट्रियल कैंसर कैन बी स्टेज्ड बोथ क्लिनिकली एंड सर्जिकली विद सर्जिकल स्टेजिंग बीइंग मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड। ठीक है जी, और नेक्स्ट जो है सर्जिकल इंटरवेंशन जो है इसमें वो जो कन्फाइंड टू द यूट्रस है उसमें तो हम सर्जरी करते हैं, प्राइमरी होती है। स्टेज 1 जो है ना बेसिकली लेस दैन 50% मायोमेट्रियल इन्वॉल्व, उसमें टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी बायलेटरल सल्पिंगटोफ्रेक्टमी डिपेंडिंग ऑन द एज हम वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो होती है स्टेज 1B जो होती है उसमें ग्रेटर दैन 50% इन्वेजन होती है। इसमें हम साथ में परफॉर्म करेंगे टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी बायलेटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी, अलोंग विद दैट वी परफॉर्म एड्यूवेंट रेडियो, वी गिव एड्यूवेंट रेडियो। जो स्टेज 2 है जिसमें सर्वाइकल स्ट्रोमा इन्वॉल्वमेंट होती है ये हाई ग्रेड में आ जाता है। हाई ग्रेड में कौन से आते हैं? सीरस हैं, सीरस हैं, क्लियर सेल हैं, सर्वाइकल स्ट्रोमा को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये सब जो हैं ये किस में आते हैं? हाई रिस्क में आते हैं या फिर जिनमें डीप मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट होती है। तो जो स्टेज 2 है जिसमें सर्वाइकल स्ट्रोमा इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें हमने क्या करना है? रेडिकल हिस्टेक्टमी, बायलेटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी विथ लिम्फेडेनेक्टमी एंड एड्यूवेंट रेडियो देना है। जो आगे स्टेज 3 आ जाती है, 3A जो है उसमें न्यू एड्यूवेंट कीमोथेरेपी फॉलोड बाय रेडिकल हिस्टेक्टमी, बायलेटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी, इंफ्राकोलिक ओमेंटेक्टमी एंड एड्यूवेंट रेडियो। जो 3B है उसमें हमने और ऑनवर्ड जितनी भी हैं उसमें हमने कीमो रेडिएशन देनी है पेशेंट में। सो स्टेज 1A टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, बायलेटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी, 1B THBSO विद एड्यूवेंट रेडियो। इसके अलावा स्टेज 2 रेडिकल हिस्टेक्टमी, बायलेटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी, पेल्विक लिम्फेडेनेक्टमी प्लस एड्यूवेंट रेडियो। एंड 3A कीमो न्यू एड्यूवेंट कीमोथेरेपी फॉलोड बाय रेडिकल हिस्टेक्टमी, बायलेटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी,
प्लस इंफ्राकोलिक ओमेंटेक्टमी एंड एडजुवेंट रेडियो एंड ऑनवर्ड कीमो रेडिएशन देंगे। वेजाइनल हिस्टेक्टमी भी अर्ली स्टेज में परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि लिम्फ नोड्स जो है वो रिमूव नहीं हो सकते। तो जो बिल्कुल जिसमें लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट है उसमें आप वेजाइनल जो अप्रोच है इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। इसके अलावा जो है ड्यूरिंग सर्जरी उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि अर्ली स्टेज में आप क्लैंप या लाइगेट कर देते हैं फ्लैपियन ट्यूब से, क्योंकि अगर लाइगेट कर देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि उससे प्रिवेंशन हो जाएगी डिजीज़ डिसेमिनेशन की व्हेन मूविंग और हैंडलिंग द यूट्रस। तो वो भी आप एक टेक्निक यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा सर्जिकल टेक्निक्स में लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वैजाइनल हिस्टेक्टमी लिखा हुआ है, लेप्रोस्कोपिक टोटल हिस्टेक्टमी लिखा हुआ है। इसके अलावा लेप्रोटमी के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो, तो ओपन लेप्रोटमी परफॉर्म करके। तो ये डिफरेंट इन्होंने नेम्स लिखे हुए ड्यूअर्ट्स में किस किस तरह से सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है। नेक्स्ट जो है पेल्विक पैरायोटिक नोडल इन्वॉल्वमेंट जो होती है ना, लेस दैन 50% यूट्राइन इन्वेजन जब होती है ग्रेड 1, उसमें 0 to 3% है। लेस दैन 50% है और हाई ग्रेड है अगर, तो उसमें 2 to 6% लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है पेल्विक पैरायोटिक। ग्रेटर दैन 50% है विद ग्रेड 1 तो 15 to 18% इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ग्रेटर दैन 50% है हाई ग्रेड अप टू 30% लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है एस्टिक ट्रायल क्या होता है, यानी सर्जिकल ट्रायल इन एंडोमेट्रियल कैंसर। इसके 2 पोर्शंस हैं। इसमें 1400 वीमेंस को उन्होंने रिकरेक्ट किया। इसका जो पहला पोर्शन है उसमें यह है कि उन्होंने ये देखा कि पेल्विक लिम्फेडेक्टमी परफॉर्म करने का कोई फ़ायदा है या नहीं, ठीक है। और स्टेज 2 जो है इसका सेकंड पार्ट ये है कि उसमें उन्होंने देखा कि एडजुवेंट पेल्विक रेडियोथेरेपी आफ्टर सर्जरी इसके देने का कोई फ़ायदा है या नहीं, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें उन्होंने लिम्फेडेक्टमी परफॉर्म की, स्पेशली द डिजीज़ वाज कन्फाइंड टू यूट्रस इन दीज पेशेंट्स, देखा कि इट वॉज सजेस्टेड दैट इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट। ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट वॉज नॉट अचीव्ड एंड इंस्टेड इट वॉज सीन दैट इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल सर्वाइवल आउटकम, सो इट शुड नॉट बी परफॉर्म्ड। It does not indicate that lymphadenectomy should be undertaken in this group of patients, ठीक है। तो ये एस्टेक ट्रायल था जिसका पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इसका ये था कि उन्होंने सर्जरी परफॉर्म की और उसके बाद उन्होंने साथ में एडजुवेंट एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी वाज गिवन टू द पेल्विस। ऑल हैड अंडरगोन सर्जरी प्रीवियसली, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट अ टोटल हिस्टेक्टमी विद बायलेटरल सल्पिंगोफरेक्टमी। द कंक्लूजन्स वर दैट द रूटीन यूज ऑफ एक्सटर्नल बीम विद ब्रेकाइथेरेपी reduced the incidence of recurrence disease and increased the disease-free survival, but did not have any positive impact on overall survival. The authors also suggested that there may be a possible survival benefit in those with high grade disease. हाई ग्रेड डिजीज़ में कह रहे हैं कि आप इसको अगर दे दोगे तो डिजीज़ रिकरेंस को प्रिवेंट करता है और डिजीज़ फ्री सर्वाइवल भी इसका बेहतर आपने देखा गया इसमें। तो ये एस्टेक का सेकंड पार्ट था। अच्छा, और इसके अलावा एक पोर्टेक स्टडी थी PORTEC स्टडी। इसमें उन्होंने 715 वीमेंस को लिया विद स्टेज 1 डिजीज़, ठीक है। और इसमें उन्होंने क्या किया कि पेल्विक रेडियोथेरेपी इन्होंने दी वर्सेस नो ट्रीटमेंट आफ्टर अंडरगोइंग अ हिस्टेक्टमी एंड बायलेटरल। कुछ ऐसे पेशेंट सर्जरी के बाद उन्होंने उनको रेडियोथेरेपी दी और कुछ को नहीं दी। तो देखा जिनको रेडियोथेरेपी नहीं मिली थी इन स्टेज 1 डिजीज़, जिनको नहीं मिली थी उनमें सर्वाइवल 85% था और जिनको मिली थी उनमें सर्वाइवल 81% था, यानी सर्वाइवल उनमें कम था। इसलिए बेहतर है कि स्टेज 1 डिजीज़ में आप रेडियोथेरेपी ना दो। सेकेंडली उन्होंने ये देखा कि जिनको रेडियोथेरेपी मिली थी ना उनमें रिकरेंस नहीं थी, रिकरेंस कम हुई थी, और जबकि जिनको नहीं मिली थी उनमें रिकरेंस हुई थी। लेकिन इन रिकरेंस वाले पेशेंट में जब उन्होंने बाद में रेडियोथेरेपी दी तो उनमें सर्वाइवल जो है ना वो सेम हो गया था, ठीक है। यानी कि रिकरेंस कितनी थी इनमें, जिनको मिली थी उनमें 4% थी, जिनको नहीं मिली थी रेडियोथेरेपी उनमें 14% थी। लेकिन इन रिकरेंस वाले पेशेंट्स को जब उन्होंने रेडियोथेरेपी दी तो उनमें सर्वाइवल सेम हो गया था। तो इसलिए बेहतर होता है कि स्टेज 1 डिजीज़ में आप साथ में रेडियोथेरेपी ना दो, सिर्फ उसमें सर्जरी परफॉर्म करो। ये भी हमने देख लिया। इसके अलावा जो है डीबल्किंग जो है उस एडवांस डिजीज़ में उसका क्या रोल है, ओवेरियन कैंसर में इसका रोल है जिसमें हम रेजिडुअल ट्यूमर जितना कम होगा उतनी बेटर सर्वाइवल होगा। लेकिन एंडोमेट्रियल कैंसर में वो कह रहे हैं कि अर्ली स्टेज में तो सर्जरी का रोल है लेकिन एडवांस में इसका नहीं है। इवन इन एडवांस डिजीज़ रिमूवल ऑफ यूट्रस में यील्ड, अच्छा हाँ, एडवांस डिजीज़ में ये है कि यूट्रस रिमूव करने से ये फ़ायदा होगा कि उसमें जो उसको ब्लीडिंग की कंप्लेंट है परसिस्टेंट वो इसकी रिजॉल्व हो जाएगी, तो उसमें एक किस्म का पेलिएटिव हवाले से उसका कोई मतलब बेहतर हो जाएगी पेशेंट। अदरवाइज़ इसका कोई इतना रोल नहीं है जितना ओवेरियन कैंसर में होता है डीबल्किंग सर्जरी का। फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी जो है, अगर पेशेंट को आपने वो पेशेंट आई है तो स्टेज 1 के साथ आई है, 1A के साथ, फिर भी उसका बेस्ट ट्रीटमेंट तो THPSO है, तो आपने पेशेंट को अच्छी तरह से काउंसल करना है, उसको रिकमेंडेड ट्रीटमेंट भी बता देनी है, फिर उसकी अपनी चॉइस पे छोड़ना है। अगर फिर उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है तो उसमें आपने 6 वीक्स 6 मंथ्स पे आपने रिपीटेड सैम्पलिंग करनी है, उसको प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट देना है और नेगेटिव बायोप्सीज आती हैं तो उसको फ़ौरन से आपने इवन 1 आ जाती है तो आपने उसको कंसीव करने का कहना है, प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपने उसका फाइनल ट्रीटमेंट जो है हिस्टेक्टमी करनी है, उसको छोड़ना नहीं है ऐसे पेशेंट को। नेक्स्ट जो है कीमोथेरेपी, उन्होंने बताइए कि उसमें जो
कॉमनेस्ट यूज्ड एजेंट्स हैं वो सिस्प्लेटिन, डॉक्सोरिबोसिन है। इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी अगर देखी जाए तो उसमें मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। एज प्रीवियसली स्टेटेड, कोमोर्बिडिटीज़ विद इन दिस पेशेंट कोहॉर्ट ऑफ्टन मीन्स दैट हार्मोनल थेरेपी इज द बेस्ट ऑप्शन ड्यू टू इट्स ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैक ऑफ एडवर्स साइड इफेक्ट्स। Many smaller series have suggested that the combination of radiotherapy with chemotherapy may improve outcome by reducing local pelvic recurrences and also extra pelvic disease relapse. Such effects have been proven in chemoradiotherapy as used in cervical tumors. PORTEC 3 trial is ongoing. ठीक है, उसमें यही चीज़ स्टडी की जा रही है कि रेडियो कीमो दोनों दी जाएँ अगर it is an ongoing prospective randomized trial that compares standard chemoradiotherapy with combination treatment and the results should hopefully give guidance टू द बेस्ट ऑप्शन। रिलैप्स्ड एंडोमेट्रियल कैंसर है, उसमें हम ये देखते हैं कि प्रायर एक्सपोजर टू नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन था या सर्जिकल इंटरवेंशन हुई थी। ठीक है, अगर तो प्रायर सर्जिकल इंटरवेंशन हुई थी उसकी तो फिर हमने उसको इस दफ़ा रेडियो देनी है। अगर प्रायर उसको रेडियो मिल चुकी है तो इस दफ़ा हम उसकी पार्शियल विजिनेक्टमी करेंगे अगर उसका विजाइनल वॉल्ट रिलैप्स आया उसके ऊपर डिजीज़ का। सेकेंड, हम ये देख रहे होते हैं कि साइट ऑफ डिजीज़ रिलैप्स क्या है, वो लोकलाइज्ड है या मल्टीपल है। और तीसरा ये पेशेंट्स फिजिकल कंडीशन कैसी है, तो हम उसके बेसिस पे उसको दे रहे होते हैं। एक्सेंजरेटिव सर्जरी जो सी होती है ना उसके लिए एक्सपर्टाइज चाहिए। दूसरा ये उसकी मोबिलिटी पेशेंट की बहुत इंक्रीज़ कर जाती है, उसमें ब्लड और वजाइना या रेक्टम एक्सरसाइज करते हैं और ये केयरफुली सिलेक्टेड पेशेंट में करना होता है। कंक्लूजन ये है कि प्राइमरी इंटरवेंशन इज़ मेनली सर्जिकल विद सेलेक्टेड पेशेंट्स हैविंग एडजुवेंट थेरेपीज। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करती है तो उसमें आपने अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग पूछनी है उससे, ड्यूरेशन कितनी देर के लिए ब्लीड करती है, फिर ब्लीड ऑफ पीरियड कितना होता है, कितने डेज़ पे उसको कोई ब्लीडिंग नहीं होती बीच में, और ब्लीडिंग के साथ जो है वो क्लॉट्स आते हैं या नहीं आते, और कितना फ्रीक्वेंसी पूछ ली, अमाउंट पूछ ली साथ में। अमाउंट इससे भी पूछोगे कितने पैड चेंज करती है और पैड फुली सोक्ड होते हैं, पार्शली होते हैं, और बेड वेटिंग होती है साथ में या नहीं, और क्लॉट्स हैं या नहीं। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज़ से डिस्टर्ब हैं, एसोसिएटेड एनीमिया, शॉर्टनेस ऑफ पैल्पिटेशन, चेस्ट पेन, इस तरह की प्रॉब्लम साथ में, फटीगेबिलिटी, टायर्डनेस, इसका पूछ लेना है। साथ में एसोसिएटेड पेन है यानी फिर पेन के करैक्टर सारे कि PID से रिलेटेड, एंडोमेट्रोसिस अगर प्री मेनोपॉजल है, पोस्ट मेनोपॉजल है तो पेन के करैक्टर्स अपने सारे पूछने हैं उससे। तो एसोसिएटेड पेन पूछ लिया, फिर उसको कॉजेज रूल आउट करनी है। PMB के साथ हैं तो आपने एट्रोफिक विजिनाइटिस हो सकता है उसमें, तो आपने डिस्पेरोनिया, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी डिसयूरिया, आपने ये पूछ लेना है उससे। साथ ही आपने उससे जो है कोई HRT वगैरह तो नहीं ले रही है, एस्ट्रोजन थेरेपी तो नहीं, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है तो कोई ड्रग ट्रीटमेंट ले रही है या कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रही है पहले से। अच्छा, इन्फेक्टिव विजिनाइटिस हो सकता है जिसमें कोई डिस्चार्ज पूछ लोगे, विजाइनल डिस्चार्ज, उसका अमाउंट, कलर, स्मेल, पसी है, ब्लड स्टेन्ड है कैसे है, तो उससे अपने करैक्टरिस्टिक डिस्चार्ज का पूछ लेना है। ठीक है, तो एट्रोफिक विजिनाइटिस को रूल आउट करना है, इन्फेक्टिव विजिनाइटिस को, साथ ही ड्रग थेरेपी कोई ले रही है या नहीं। अच्छा, पोस्ट कोइटल ब्लीड है, इंटरमस्टल ब्लीड, वो भी आपने साथ में पूछना है। अगर पोस्ट कोइटल है तो फिर आपने सीए सर्विक्स से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स पूछ लेने हैं, जिसमें फर्स्ट मैरिज है या अर्ली एज एट मैरिज तो नहीं थी, यानी फर्स्ट एज एट कोइटस जो है वो अगर यंग एज थी तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं। हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग पूछ लेना है, पैप्स में हुआ है उसका प्रीवियस यानी है, प्रायर टू मैरिज उसको कोई वैक्सीनेशन मिली है फॉर प्रिवेंशन ऑफ सीए सर्विक्स और नॉट। और इसके अलावा जो है अगर मैस के साथ एसोसिएटेड ब्लीडिंग है तो मैस के सारे कैरेक्टर सडन ऑनसेट है, ग्रेजुअल है, किस जगह पे मैस है, ठीक है, उसके साथ उसकी पेन होता है यानी प्रेशर सिम्टम सारे पूछ लेने हैं उससे। ठीक है, तो वो मैथ से साथ हो गया। और साथ ही फिर आपने एंडोमेट्रियल CA से रिलेटेड उसमें वेट लॉस, डिक्रीज एपेटाइट, स्लीप, लम्प एनीवेयर इन द बॉडी, तो वो पूछ लेना है। और साथ ही फिर एक्सटेंट चेक कर लेना है जिसमें लिवर मैट्स हो सकते हैं, तो हाइपोकॉन्ड्रियल पेन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन बिलो द रिब्स, कोई फ्लैंक पेन तो नहीं है, फिर यूरिनरी सिम्टम्स होंगे, बॉवल सिम्टम्स होंगे, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, अगर प्लूरल इफ्यूजन वगैरह है तो आपने वो पूछ लेने हैं सारे उससे। और इसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, साथ में फैमिली हिस्ट्री है कोई तो वो CA सर्विक्स की तरफ, CA एंडोमेट्रियम की तरफ जा रही होगी। नेक्स्ट आपने उससे क्रोनिक इलनेसेस कोई पहले से प्रेजेंट है तो वो पूछ लेना है। कंसल्टेशन डॉक्टर से कराइए या नहीं, ट्रीटमेंट क्या टेस्ट कराए हैं, डायग्नोस्टिक DNC हुई नहीं, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग है या नहीं, कोई महंगा टेस्ट MRI वगैरह तो नहीं हुआ, उसका एग्जामिनेशन एनेस्थीसिया हुआ है या नहीं, ठीक है, तो आपने वो सारा पूछ लेना है। पास्ट ये गायनेकोलॉजिकल में होगी। इसके अलावा मेडिकल, पास्ट मेडिकल उससे पूछ लेनी है, इलनेसेस वगैरह, सर्जिकल, सोशो इकोनॉमिक, ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल और ड्रग हिस्ट्री और ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री हो गया, तो वो अपने सारा एलर्जीज़ वगैरह की हिस्ट्री ले लेनी है पेशेंट से। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में ओबेसिटी इंपॉर्टेंट है, BMI इंपॉर्टेंट है, पल्स, रेस्पिरेटरी टेम्परेचर, BP, हाइपरटेंसिव तो नहीं है कहीं, एसोसिएट लिम्फ नोड्स आप देखोगे तो आप स्टेज कर लोगे कि इस स्टेज तक वो है, अगर CA एंडोमेट्रियम सस्पेक्ट कर रहे हो तो। PA करनी है, कोई विस्ट्रोमेगैली के लिए देख लेना है, कोई मैस तो नहीं है PA के ऊपर, और बाकी प्रीवियस कार्स के लिए आप देखते हो। नेक्स्ट जो है आपने उसमें फ्लैंक टेंडनेस और राइट हाइपोकॉन्ड्रियल टेंडनेस वो भी देख लेनी है आपने। PS जब करोगे तो विजाइनल वॉल ज़रूर देखनी है, कोई एट्रोफी वगैरह तो नहीं है, लॉस ऑफ रिकोसिटी,
सर्विक्स को देख लोगे वो सॉफ्ट है, फर्म है, हार्ड है, कोई ग्रोथ तो नहीं है सर्विक्स के ऊपर। डिस्चार्ज या ब्लीडिंग पैप्स में ले लेना है अगर नहीं हुआ पेशेंट का, HVS लेना है अगर इन्फेक्शन है तो। बायो मैनुअल करना है, उसमें आपने सर्विक्स की कंसिस्टेंसी देखनी है। इसके अलावा वजाइना को देख लेना है, यूट्रस मोबिलिटी, साइज, टेंडरनेस वो देख लेना है, एडनेक्सस को देखना है दोनों साइड पे। तो ये आपने इन एग्जामिनेशन में कर लेना है। रेक्टल एग्जामिनेशन भी साथ में करना है अगर उसमें कोई रेक्टल इन्वॉल्वमेंट या कोई मैस वगैरह तो नहीं है। बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस करानी है, साथ स्पेसिफिक करा लें जिसमें TVS है, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग पूछनी है और जो है उसके साथ प्री ऑफ वर्कअप सारा उससे करा लेना है और CT MRI भी कराना है। पेशेंट को अपने मैनेज करते हुए प्री ऑप, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क का ज़रूर बताना है, डायग्नोसिस और उसकी फिर आगे 5 ईयर सर्वाइवल से रिलेटेड बता देना है उसको। पेशेंट को डिटेल रिटर्न कंसेंट लेना है, RCC अरेंज करना है, एनेस्थीसिया कंसल्टेशन करनी है, मल्टी डिसिप्लिन इन्वॉल्वमेंट करनी है टीम जिसमें उसका ऑप्टिमाइज़ करना है, HP फिजिशियन से चेक करा लेना, कोई कोमोबिलिटीज़ तो नहीं है, कोई उसको ऑप्टिमाइज़ करनी है उसकी जनरल हेल्थ को। और ये सब करते हुए उसके बाद आपने उसको जो है वो सर्जरी की तरफ प्रोसीड करना है। और अगर प्रीवियस कार्स वगैरह है तो उसमें आपने उसकी गट प्रिपरेशन भी करा लेनी है। अच्छा, अगर ओबेसिटी है तो उसमें थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस के लिए भी आप पेशेंट को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपने पेशेंट को फॉलोअप में ज़रूर हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट फॉलोअप कराना है पेशेंट से। और पोस्ट ऑपरेटिव रेडियो थेरेपी देनी है या रेडियो कीमो देनी है तो उसके लिए पेशेंट को असेस कर देना है आपने। कीमोथेरेपी जो होती है उसके एक साइकिल 6 वीक्स का होता है जिसमें 3 वीक्स ऑन एंड 3 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट होती है। टोटल 6 साइकिल्स देते हैं, 36 वीक्स का ट्रीटमेंट होता है, 9 मंथ्स। साइड इफेक्ट्स में कीमोथेरेपी में वॉमिटिंग, न्यूट्रोपीनिया, एलोपेशिया, जॉइंट पेन सिंड्रोम, हाइपर सेंसिटिविटी, हिपैटोरीनल टॉक्सिसिटी एंड बोन मैरो सप्रेशन हो सकती है। और इसमें आपने ये करना है कि आपने उसका जो है ना एनीमिया इंप्रूव करना है, सप्लीमेंट्स देनी है, डाइट अच्छी रखनी है और एडिकेट वुंड हीलिंग के लिए इसको टाइम देना है। बेसलाइन टेस्ट करा लेने हैं आपने, करेक्ट इन्फेक्शन को करेक्ट करना है और इसके अलावा एंटीमेटिक्स देनी है जिससे एसोसिएटेड नोजिया होते हैं इस ट्रीटमेंट के साथ। एलोपेशिया की होता है कि वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है जो ब्लड सप्लाई स्केल की तरफ कम करती है, उसके साथ एलोपेशिया होता है इन पेशेंट्स में। तो आपने फुल ब्लड काउंट, RFTs, LFTs ट्वाइस वीकली बेसिस पे पेशेंट के कराने हैं और तकरीबन 10 डेज जब तक हील हो जाता है वुंड उसके बाद आपने इसको रेडियोथेरेपी दे देनी है अगर पेशेंट रिक्वायर्ड है तो। रेडियोथेरेपी जो है वो उसमें टेलीथेरेपी होती है, ब्रेकाई थेरेपी होती है। टेलीथेरेपी की डोज 5000 सी ग्रे होती है जबकि ब्रेकाई थेरेपी 2500 सी ग्रे होती है और इफ़ गिवन इन कॉम्बिनेशन विद टेलीथेरेपी और इस 8000 सी ग्रे इफ़ गिवन अलोन meant टू ट्रीट प्राइमरी ट्यूमर। और उसके बाद इट इज़ गिवन ऑन डेली बेसिस 5 days a week फॉर 5 वीक्स एंड टोटल 25 फ्रैक्शंस दी जाती हैं। 5 डेज़ के लिए देते हो एक हफ्ते में, ठीक है, और टोटल 5 वीक्स आप यूज़ करते हो 25 फ्रैक्शंस बनती हैं ये। बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन बिफोर स्टार्टिंग रेडियोथेरेपी इंक्लूड फुल ब्लड काउंट, LFTs, RFTs, देन मॉनिटर ट्वाइस वीकली बेसिस, करेक्ट एनीमिया एंड इन्फेक्शन बिफोर स्टार्टिंग रेडियोथेरेपी। और इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मॉर्बिड ओबेसिटी, एक BMI ग्रेटर देन 40 है, ये लिवर रीनल डिसफंक्शन है तो उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इमीडिएट में सिस्टाइटिस, कोलाइटिस, आइलाइटिस, स्किन एलर्जी, लिवर रीनल डिसफंक्शन, बोन मैरो सप्रेशन हो सकती है इससे रेडियोथेरेपी से। और लेट में भी क्रोनिक इलनेसेस होती है, लाइटिस, कोलाइटिस डेवलप हो सकता है, फिस्टुला फॉर्मेशन, सेकेंडरी मैलिग्नेंसी, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर, साइकोलॉजिकल अपसेट, सर्वाइकल या वेजाइनल स्टेनोसिस हो सकती है, डिस्पेरोनिया। और उसके बाद जो है ना इन कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है ऑप्टिमाइज़ करके पेशेंट की हेल्थ को, अच्छी डाइट रख के, एनीमिया को करेक्ट करके, इन्फेक्शन को करेक्ट करके। तो इस तरह से आप इसको पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस में कम की जा सकती हैं। PMB के साथ पेशेंट अगर आती है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ तो उसमें 10% रिस्क ऑफ गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी होता है और 80 to 90% ऑफ द केसेस PMB की कंप्लेंट के साथ जो कॉज होती है वो एंडोमेट्रियल कैंसर होता है। कुछ केसेस में ओवेरियन मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, वल्वल वेजाइनल या सर्वाइकल ग्रोथ भी हो सकती है। TVS आप करते हो इनमें, इन पेशेंट्स में, और इनमें TVS के ऊपर आप क्या देखते हो, ओवेरियन पैथोलॉजी देख लोगे, एडनेक्सल पैथोलॉजी देखते हो, यूट्राइन साइज, इसके अलावा कोई फाइब्रोइड या पॉलिप वगैरह तो नहीं है, SITs वो भी आप देख लोगे। जो एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग है इसमें रिस्क फैक्टर्स पेशेंट में मौजूद हों या किस किस में इंडिकेटेड होती है तो उसमें अगर ET ग्रेटर दैन 4 mm है या नॉन विजुअलाइजेशन ऑफ ET है या सस्पेशन ऑफ पॉलिप या फोकल लीजन है, इसके अलावा अगर परसिस्टेंट ब्लीडिंग है ग्रेटर दैन 1 month या ET जो है वो ग्रेटर दैन 3 mm है इन द प्रेस ऑफ इंट्रायूट्राइन फ्लूइड, तो उसमें आपने इधर साइड अपने एंडोमेट्रियल थिकनेस लेनी होती है फ्लूइड को निकालते हुए, उसको एक्सक्लूड कर देना है बीच में से। नेक्स्ट आपने हिस्टेरोस्कोपी जो एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग की जो है सेंसिटिविटी क्या है 95% है अगर ET उसकी ग्रेटर दैन 4 mm है और उसकी स्पेसिफिसिटी जो है 55% है। जो हिस्टेरोस्कोपी की इंडिकेशंस हैं वो क्या है, क्योंकि फ़र्स्ट लाइन आप उसकी जब आप प्रीवियस करते हो तो आप पाइपल परफॉर्म करते हो पेशेंट में, अगर फेल्ड पाइपल है या फिर ET जो ग्रेटर दैन 11 mm है या फिर नॉन विजुअलाइजेशन ऑफ ET है या फिर कोई पॉलिप या मैस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इन पेशेंट्स में आपने क्या करना है, आपने हिस्टेरोस्कोपी परफॉर्म करनी है।
या रिकरेंट एपिसोड्स हैं तो वो कैसे डिफाइन करते हैं कि पेशेंट को रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग है विद 2 B9 बायोप्सीज इन लास्ट 6 months इन 2 years, 6 months अपार्ट इन लास्ट 2 years, तो उसको आप रिकरेंट एपिसोड्स करेंगे जिसमें उसने 2 दफ़ा प्राइवेट क्लिनिक में दिखाया है फॉर द ट्रीटमेंट, उसके बावजूद उसको एपिसोड जो है वो सेटल नहीं हुई तो उसको रिकरेंट एपिसोड्स बोलेंगे। पाइपल की सेंसिटिविटी जो है वो 99% और स्पेसिफिसिटी जो है वो 88% है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अगर पेशेंट आती है पीएमबी के साथ तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन लें, साथ में टीवीएस परफॉर्म करें। उस पर अगर उसका ईटी जो है वो लेस दैन 4 mm आती है तो आपने सिंपली उसको ओरल टॉपिकल एस्ट्रोजेंस दे के उसको डिस्चार्ज कर देना, कोई और एबनॉर्मलिटी साथ में नहीं है। अगर ईटी 4 to 11 mm है, कोई और एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो इसमें आपने पाइपल परफॉर्म करना है। उसमें अगर B9 आ जाता है तो आपने लोकल एस्ट्रोजन दे के ट्रीट करके भिजवा देना है। अगर उस पर जो है हाइपरप्लेजिया आता है तो आपने हाइपरप्लेजिया की गाइडलाइन जो मैंने मेंशन की उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना है। और इसके अलावा ईटी अगर 11 mm से ज़्यादा है या सस्पेक्टेड पॉलिप या फोकल लीजन है, नॉन विजुलेशन ऑफ ईटी है, तो उसमें आपने पाइपल करना है। और पाइपल अगर फेल हो जाता है तो आपने आउट पेशेंट स्टेरोस्कोपी परफॉर्म करनी है। फेल्ड पाइपल के बाद आपने स्टेरोस्कोपी करनी है, और स्टेरोस्कोपी अगर आउट पेशेंट आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो फिर आपने उनका एडमिट करके जीए में अपनी स्टेरोस्कोपी आपने करनी है उस पेशेंट की। इसके अलावा इन पेशेंट आपने स्टेरोस्कोपी उनकी करनी है जिनमें पहले एंडोमेट्रियल एब्लेशन हो चुकी है, तो उनमें बेहतर है कि आप उनको पेशेंट को एडमिट करके अंडर जी आपने स्टेरोस्कोपी कर दें, या वापस उसी सेंटर भेजें जहाँ पे उनकी एंडोमेट्रियल एब्लेशन हुई है, ताकि वहाँ पे वो उसको फर्दर असेस कर सकें पेशेंट को।